A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 6 अप्रैल और आज के डेली करंट अफेयर सेशन हमको कवर करने हैं। उससे पहले जैसा कि रोज देखते हैं नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया यानी साग कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना और तिथि चल रही है। सो चैत्र महीना, कृष्ण पक्ष और आज द्वादशी है। इस तरह का कुछ चांद देखने को मिलेगा और चांद धीरे धीरे घट रहा है। ओके, डेली करंट अफेयर का सेशन हमारा दिन में 12 बजे अपलोड किया जाता है, प्रीमियर किया जाता है, लाइव चैट साथ में रहती है। सो दैट आप अगर आपके कोई भी लाइव डाउट क्वेरी कंसर्न है तो आप पूछ सकते हो। ओके, और मंथली कंपाइलेशन भी आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव भी आते हैं, एमसीक्यू रिवीजन भी आते हैं, वीकली कंपाइलेशन भी आते हैं। सब कुछ आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ये एक रिवीजन रिसेंटली मैंने आपका मार्च करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्मेट में लिया था विद एक्सप्लेनेशन। नहीं देखा हो देख लीजिए। संदीप सर आपके कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस ले रहे हैं यानी प्रॉपर डिटेल सेशन ले रहे हैं मंथली करंट अफेयर के। जो बच्चे डेली सीए नहीं देख सकते, वीकली नहीं देख सकते, वो मंथली सीए देख करके बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, सो कल जो सेशन हुआ था उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या था? हु इज द टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर इन द लेटेस्ट फीडे रैंकिंग्स। हाल ही में इंटरनेशनल चेस रैंकिंग्स अनाउंस हुई और उसमें इंडिया से टॉप रैंकिंग पे कौन से खिलाड़ी रहे, ये पूछा जा रहा है। क्या आंसर था इसका? अर्जुन एरिगैसी, बिल्कुल सही। विश्वनाथन आनंद जी इंडिया से अब दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। राइट, आज का जो सेशन है ना, इसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं है आज, इसलिए हमने स्टैटिक पोर्शंस काफी रखे हैं। तो आज हम वोल्केनोज के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में, देन और भी इंटरनेशनल डोमेन के अंदर 9 डैश लाइन, 10 डैश लाइन के बारे में काफी कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक पोर्शन आज काफी रखेंगे हम। चलिए, देन पिछले 2 दिनों में मैंने आपसे सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन किए थे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करी थी, एक एक क्वेश्चन ही करी थी, इसलिए एक साथ मैंने आज डिस्क्रिप्शन उनका ले लिया है। तो पहले तो देखते हैं लास्ट टू लास्ट क्लास यानी कल से पहले परसों की क्लास का। मैंने पूछा था मिशन दिव्यास्त्र किस चीज से रिलेटेड है, या फिर जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट फायर हुआ था सक्सेसफुल, वो कौन से मिशन के तहत किया गया था। तो मिशन दिव्यास्त्र है जिसमें अग्नि 5 बॉलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था टेस्ट करने के लिए। ओके, देन मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यहां मैक्सिमम बच्चों ने गलती की थी क्योंकि अधिकतर ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बता दिए थे। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसमें काफी सारे रिएक्टर्स होते हैं। सो टोटल इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? 7 ऑपरेटिंग जो अभी हैं वो कितने हैं? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। कौन से हैं अभी हम मैप पे भी देखेंगे, ऐसे देख लीजिए। काकरापार, मद्रास, नारोरा, कैगा, राजस्थान, तारापुर, कुडनकुलम, ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ओके, चलिए, देन कल मैंने आपसे पूछा था दुनिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। ओके, सो किलोया। सो किलोया इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो और ये कहाँ पे है? हवाई के अंदर आता है, जो कि यूएसए की टेरिटरी है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब हम वोल्केनो और न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जल्दी जल्दी से फैक्ट चेक स्टैटिक एंगल से कर लेते हैं। देखो, मैप पे हमेशा याद किया करो, मैपिंग भी स्ट्रांग होती है और फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है, याद भी अच्छा होता है। तो ये है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश के अंदर पावर प्लांट। देन राजस्थान का राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। देन गुजरात के अंदर आप देख सकते हो काकरापार, और महाराष्ट्र के अंदर है तारापुर। देन कर्नाटका में कैगा, तमिलनाडु के अंदर मद्रास भी आ रहा है और कुडनकुलम भी आ रहा है। ये आपके 7 ऑपरेशनल पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर मौजूद अभी हैं। राइट, चलिए, देन हम बात कर लेते हैं वोल्केनोज की। हमने देख लिया सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो दुनिया में, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव जो माना जाता है वो हमने देख लिया, किलोया। और उसके बाद हम देख लेते हैं लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। तो उसमें कौन किसका नाम आएगा? मौना लोआ का नाम आएगा। मौना लोआ, जो कि इसका मीनिंग होता है लॉन्ग माउंटेन, ये भी हवाई के अंदर आता है। मौना लोआ ये हो गया लार्जेस्ट। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट। हाईएस्ट जब मैं बोलूंगी तो मैं ऑल्टीट्यूड की बात कर रही हूँ, समुद्र तल से, सी लेवल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, तो हम उसकी जब बात कर रहे हैं तो दैट विल बी ओजोस डेल सलेडो या नेवाडो ओजोस डेल सलेडो। और ये हाईएस्ट वोल्केनो अबव सी लेवल है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है चिली के अंदर, साउथ अमेरिका। और टॉलेस्ट वोल्केनो की अगर हम बात करें, ठीक है, सो टॉलेस्ट वोल्केनो मोना किया। टॉलेस्ट मतलब अगर ये वोल्केनो है तो इस बेस से इसकी जो हाइट है इस फॉर्म में ये टॉलेस्ट है। और ये जो ओजस डेल सेलेडो है ये
सी लेवल जो है उससे सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, यानी कि ऑल्टीट्यूड वाइज समझ लीजिए उस तरह से। तो टॉलेस्ट वोल्केनो कभी पूछा जाए तो हवाई का मौना किया, लार्जेस्ट पूछा जाए तो हवाई का मौना लोआ, सबसे एक्टिव पूछा जाए तो हवाई का किलोया, और अगर हाईएस्ट अबव सी लेवल पूछा जाए तो ओजस डेल सलेडो या नेवाडो ओजस डेल सलेडो आएगा। ठीक है, ये 4 सुपरलेटिव्स हमने देख लिए। अब हम आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले मैं बता देती हूँ जो भी कुछ आज आप पढ़ोगे उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सो डेली आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हिंदी के अलग इंग्लिश के अलग, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। और उसके लिए या तो आप परचम के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप परचम ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में फ्री मटीरियल सेक्शन होता है, वहां से भी आप ले सकते हो। अगर आपको मंथली मैगजीन्स चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव पूरी थियोरी के साथ, स्टैटिक पॉइंट्स के साथ, या फिर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप parchamclasses.in पे चले जाइएगा। मार्च मंथ की 7th तारीख से आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वीकली भी आपको वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शंस चाहिए परचम ऐप पे जाइए, और कोई भी डाउट क्वेरी कंसर्न है तो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, परचम ऐप चैट में चैट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सारी क्वेरीज हैंडल हो गई। चलो पहली खबर देखते हैं। हम कभी भी डीआरडीओ के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी मिसाइल्स है या कोई भी वेपन्स हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। कहाँ पे? चांदीपुर ओडिशा। नाम आता है कई बार कि डीआरडीओ ने ये मिसाइल टेस्ट फायर की है ऑफ द कोस्ट चांदीपुर ओडिशा। जैसे अभी हमने अग्नि 5 की बात की थी, अग्नि प्राइम की बात की थी, सारे टेस्ट कहाँ हुए थे? ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। लेकिन ये जो टेस्ट रेंज है बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज होने लग गई है, बहुत क्राउडेड हो गई है, बिकॉज बहुत सारे इस तरह के टेस्ट होते रहते हैं। तो अब डीआरडीओ ने अपना काम स्टार्ट किया है एक और टेस्ट सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे? जूनपुट विलेज इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे दूसरा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ ने काम स्टार्ट कर दिया। ये न्यूज़ है, समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए मैप से समझेंगे दोनों जगहों की लोकेशन। अभी जो हम चांदीपुर की बात करते हैं, ये इंडिया मैप दिखा, इंडिया मैप में छोटा सा येलो दिख रहा है, इसको हमने बड़ा कर दिया, ये ओडिशा है, उड़ीसा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड में ये चांदीपुर है। ठीक है, यहाँ पे वो टेस्ट किए जाते हैं अभी। इससे जस्ट ऊपर देखोगे तो वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल, और इस वेस्ट बंगाल के भी इस वाले हिस्से पे गौर कीजिएगा, इसी को हमने एक्सपैंड कर दिया है, और यहाँ पे ये जूनपुट पड़ता है। सो दोनों जो अभी चांदीपुर है और जो अब जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है जूनपुट, दोनों बे ऑफ बंगाल साइड में आते हैं, और यहाँ पे एक और टेस्ट रेंज चालू की जाएगी, अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है। गॉट इट? चलो अगली खबर की तरफ बढ़े। अगली खबर है जी कि कोटि गीता लेखन यज्ञ चालू किया गया है। कोटि गीता, कोटि यानी क्रोर, राइट? सो कोटि गीता लेखन यज्ञ, पुथिगे पर्याय उडुपी। पुथिगे मठ है, ओके, वहां के एक महंत हैं, और उन्होंने ये एक इनिशिएटिव चालू किया है जिसके तहत कोटि गीता लेखन यज्ञ किया जाएगा। लैक्स एंड लैक्स ऑफ लोग अपने हाथों से गीता के जितने भी श्लोक हैं, 700 श्लोक आते हैं उसके अंदर संस्कृत के, वो अपने हाथों से लिखेंगे, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, और उसके बाद ये वापस भेजेंगे। और उडुपी के अंदर जो कृष्ण जी का मंदिर है, लॉर्ड कृष्णा का, वहां पे इनको अर्पित किया जाएगा और वापस उन लोगों को भेज दिया जाएगा, आप अपने मंदिर में रख सकते हो। ओके, सो ये सारा इनिशिएटिव क्यों किया गया है? ताकि घर घर तक गीता को पहुंचाया जा सके, श्रीमद् भगवत गीता को पहुंचाया जा सके, और इसी के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है। सो कोटि गीता लेखन यज्ञ, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि पहली चीज तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, इंडिया और अब्रॉड से लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, पीएम मोदी जी ने इसकी सराहना करी है। ठीक है, ही हैज कॉम्प्लीमेंटेड। सो पीएम मोदी जी किसी चीज की सराहना करेंगे तो एग्जामिनर्स उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे अपना, और हो सकता है उसके आने के चांसेस बन जाए, बस इसीलिए। सो कोटि गीता लेखन यज्ञ इनिशिएटिव, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब पूरी भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो लिखेंगे। 2 साल, अगले 2 साल तक के लिए ये पूरा इनिशिएटिव चलेगा, और उसके बाद उडुपी के अंदर जो मंदिर है वहां पे समर्पित किए जाएंगे। तो श्री श्री सुगनेन्द्र तीर्थ
स्वामी जी ऑफ श्री पुथिगे मठ, पुथिगे मठ के ये स्वामी जी हैं, इन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है उडुपी मठ में, उडुपी मठ के अंदर। ठीक है, अब गीता जी की हमने बात की है तो थोड़ा श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हम देख लेते हैं। भागवत गीता या गीता जिसे हम कहते हैं उसमें 700 वर्स हैं। कितने वर्स हैं? 700 वर्स हैं। और इसमें मेनली अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद लिखा गया है, और महाभारत का ही एक अंश है जहां गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। ठीक है, और श्रीमद् भगवत गीता जो है लिखी किसने है? महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत में लिखी है। यही मुझे बताइए, रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस? ठीक है, अब यहीं पे बात खत्म नहीं कर देंगे हम, थोड़े से पुराने समय में जो कुछ पॉपुलर किताबें रही हैं लिखी गई उनको थोड़ा देख लेते हैं। स्टैटिक एंगल से इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम के अंदर इस तरह की इन्फो पूछ ली जाती है। तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है। छोटे छोटे हिंट दे दो याद करने के लिए। चलो, सो मुद्रा राक्षस, मुद्रा क्या होती है? सिक्के से एसोसिएट कर सकते हो। सो मुद्रा लेकर के राक्षस एक शाखा पे बैठा हुआ है, शाखा यानी ब्रांच, ब्रांच पे, या शाखा से मुद्रा गिर रही है। ओके, सो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त हो गया। राजतरंगिनी कल्हान ने लिखी है, राजतरंगिनी कल्हान। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं, रंग हम कल खेलेंगे या तरंग हम कल सुनेंगे, ऐसे करके कुछ आप कल से एसोसिएट कर सकते हो। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी है, अश्वघोष, अश्व, अश्व घोड़े के लिए होता है वैसे, सो पता है अगर आपको, तो एक घोड़े के ऊपर एक बुद्धा बैठे हैं और ज्ञान का संदेश देते हुए वो घोड़ा इधर उधर भागे जा रहा है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी है। आर्यभट्ट इंडिया से जुड़े हुए ही हैं, आर्यभट्ट के नाम पे सैटेलाइट भी गई है, तो आप कर सकते हो वो सैटेलाइट स्पेस में गई है सूर्य के आसपास, ऐसे कर सकते हैं। तो आर्यभट्ट जी बहुत सिद्धांत वाले व्यक्ति थे। चलिए बताइए, आर्यभट्ट किस चीज के लिए पॉपुलर है? राइट, वाई आर्यभट्ट जी का ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन था दुनिया और इंडिया को जिसकी वजह से इतने पॉपुलर हैं? तो आर्यभट्ट बड़े सिद्धांत वाले व्यक्ति थे, सूर्य सिद्धांत। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी, अष्ट, अष्ट यानी 8, और पाणिनि, निनी से 9 जैसा कुछ आ रहा है, NI 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 कर लीजिए, 8 और 9 का कॉम्बिनेशन पाणिनि और अष्टाध्यायी का हो जाएगा। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, महाभाष्य पतंजलि जी ने लिखी। पतंजलि के अभी वो रामदेव बाबा जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है, महाभाष्य दिया है उनको, महाभाषण दिया है कि ऐसे कैसे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, गलत गलत बता रहे थे। सो महाभाष्य पतंजलि से याद कर सकते हैं। गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने, गीत गोविंद। तो आप गीत गा रहे हैं गोविंद के और बीच बीच में बोल रहे हैं जय हो गोविंद आपकी जय हो, ऐसे छोटे छोटे हिंट काम कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डोमेन की न्यूज है, देखिएगा। फिलीपीन टू होल्ड जॉइंट नेवल ड्रिल विथ यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। फिलीपींस जो है वो एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करेगा, जॉइंट ड्रिल करेगा किसके साथ में? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और क्यों? क्योंकि एक बहुत स्ट्रेटेजिक ड्रिल ये होने वाली है। चाइना का जो एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश इनकी जो अलायंस है ये करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर अपना दबदबा बना के रखा हुआ है और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करता रहता है। उसका ये कहना है कि साउथ चाइना सी मेजरली मेरी ही टेरिटरी के अंदर आता है। ओके, और 90%, कितना? साउथ चाइना सी का 90% चाइना अपने अंडर में क्लेम करता है, और उसी के लिए इसने एक यू शेप 9 डैश लाइन का सहारा ले रखा है। चाइना ने बोला है कि मैप के ऊपर ये यू शेप की 9 डैश लाइन है। आई विल बी शोइंग यू मैप ऑल्सो। और इस 9 डैश के लाइन के आसपास का जितना भी एरिया है वो चाइना के टेरिटोरियल रीजन में आता है। ऑफ कोर्स बाकी देश इसको नहीं मानते, यूएस इसको नहीं मानता, ऑस्ट्रेलिया इसको नहीं मानता, साउथ ईस्ट एशियन काफी सारी कंट्रीज इसको नहीं मानती कि ऐसे कैसे आपका हिस्सा हो गया। जस्ट बिकॉज आपके किसी चाइनीज जोग्राफर ने ये लाइन मैप पे बना दी डजंट मीन ये आपका हिस्सा हो गया। और चाइना का ये कहना है कि भाई इस एरिया में जितने भी आइलैंड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो चाइनीज लोगों ने ही खोजे थे जब वो निकले थे ट्रैवल करते हुए। तो हमने खोजा है तो हमारा हो गया, राइट। तो ये एक क्लेम है जो चाइना का रहता है और बाकी कंट्रीज को इससे आपत्ति है और इसी के लिए साथ में मिलकर के ड्रिल्स करते रहते हैं। सो यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव रिजेक्टेड द चाइनीज क्लेम। ऑस्ट्रेलिया ने यूएन में भी इस मुद्दे को उठाया है कई बार। और ये जो एक्सरसाइज फिलीपीन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया करने वाले हैं, जापान साथ में, ये 7 अप्रैल को होगी। ठीक है,
चलिए अब हम थोड़ा 9 डैश लाइन देखते हैं। ये देखिए, ये चाइना दिख रहा है आपको, ओके। ये ऊपर की तरफ थोड़ा, ये थोड़ा सा आपको ताइवान दिख रहा है। 9 डैश लाइन तक चाइना नहीं रुका है, चाइना 10 डैश लाइन भी इंट्रोड्यूस कर चुका है अपने मैप में, जिसके तहत वो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, दैट इवन यू आर अंडर अस, ओके। सो ये जो आपको रेड कलर के डैश दिख रहे हैं, ये इनके एक जोग्राफर ने मार्क कर दिए थे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन है। और इसके अंदर का आसपास का जो भी हिस्सा है, आई मीन दिस एंटायर थिंग, ये चाइना क्या बोलता है, ये मेरे टेरिटरी है, दिस इज माय टेरिटोरियल वाटर। और इसके अंदर में जो भी आइलैंड्स आएंगे, जो भी रीफ्स आएंगी, इवन दे आर अ पार्ट ऑफ माय जोन। और यहीं पे आगे इन्होंने थोड़ा ऊपर की तरफ, बोर्ड खत्म हो गया मेरा, तो वहां पे उन्होंने 10 डैश लाइन भी कर दिया कि ताइवान आप भी हमारे हिस्सा हो, ओके। सो ये एक मेन मुद्दा है जिसको लेकर के बहुत झगड़े चलते रहते हैं और चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, ओके। सो ये आपको पूरा साउथ ईस्ट एशिया साइड दिख रहा है, ये साउथ चाइना सी है, ये ऊपर आप देखिए, आपको दिख पा रहा है, लेट मी जूम इट फॉर यू अ बिट, ओके, आई होप इट विल बी बेटर विजिबल नाउ, यस। सो आई वॉज टेलिंग यू कि ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश लाइन, और ये 10 डैश इन्होंने यहां बना दिया है। सो ताइवान भी चाइना के अंडर में चाइना क्लेम करता है। नाउ अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें, ये जो पूरे वाटर्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज साउथ चाइना सी, तो ऊपर कौन आता है, इसमें चाइना आ रहा है, ताइवान आ रहा है, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे मलेशिया आ गया, ठीक है, इधर नीचे इंडोनेशियन आइलैंड आ गए, ईस्ट की साइड आप देखोगे तो पूरा फिलीपींस आ रहा है, वेस्ट की साइड आप देखोगे तो वियतनाम वाला हिस्सा आ जाता है, नीचे मलेशिया भी हम ईस्ट में वेस्ट में काउंट करेंगे, तो ये पूरा साउथ चाइना सी है। नाउ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हम बात करते हैं जब हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं, एक आता है ताइवान स्ट्रेट। स्ट्रेट्स क्या होते हैं, नैरो बॉडी ऑफ वाटर्स जो दो बड़े लार्जर बॉडी ऑफ वाटर्स को कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो दो लैंड मासेस को सेपरेट करते हैं, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, उनको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ये ताइवान स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से, साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी, ये चाइना के ईस्ट में है तो ईस्ट चाइना सी, ये साउथ में है तो साउथ चाइना सी, तो ताइवान स्ट्रेट इनको कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे आता है ल्यूजॉन स्ट्रेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूजॉन स्ट्रेट, ये साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे फिलीपींस है ना, तो ये वाले जो वाटर्स हैं इनको फिलीपींस सी कहा जाता है। तो कौन सा स्ट्रेट है जो साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से कनेक्ट करेगा, ल्यूजॉन स्ट्रेट करेगा। तो इस तरह से जब कोई मुद्दा न्यूज में रहता है, थोड़ी सी मैपिंग देख लेनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर आपसे ल्यूजॉन स्ट्रेट पूछ सकता है, किसको कनेक्ट कर रहे हैं, या साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से कनेक्ट करने वाला कौन सा स्ट्रेट है, राइट। तो थोड़ी सी मैपिंग हमने देख ली है। अब यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो साउथ चाइना सी चाइना और ताइवान से नॉर्थ में बॉर्डर है, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये आ गए, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और ये सिंगापुर इधर नीचे है, छोटा सा मलेशिया के नीचे, ये ईस्ट में हो गए। देन ईस्ट में नहीं हो गए, सॉरी वेस्ट हो गए, राइट। देन इंडोनेशिया, ब्रूने इधर साउथ में हो गए, ये रहा ब्रूने और ये आ गए इंडोनेशिया। देन फिलीपींस आपके ईस्ट में हो गया। ताइवान स्ट्रेट हमने देख लिया, ल्यूजॉन स्ट्रेट हमने देख लिया, यहां तक क्लैरिटी मिल गई। चलिए ये न्यूज हो जाती है खत्म, अगली न्यूज की तरफ बढ़े। अगली न्यूज आ रही है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई की अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, ठीक है, और उस कमेटी मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजन लिए गए, जिसमें से एक प्रोमिनेंट डिसीजन क्या है कि जो हमारी रेपो रेट है वो अनचेंज्ड ही रहेगी 6.5%। सो लगातार 7th टाइम, ओके, कंसेक्यूटिवली 7th टाइम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, 6.5% पे ही ये रहेगी। अब आप में से कुछ बच्चों को जिनको रेपो रेट नहीं पता है, क्वेश्चन आ रहा होगा मैम रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट ये होती है कि आरबीआई जब बाकी कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, आरबीआई एपेक्स बैंक है ना, उसके अंडर में काफी सारे बैंक्स आते हैं जिनको वो गवर्न करता है बेसिकली, है ना। तो जब वो किसी कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो कितना % इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। और अगर ये कमर्शियल बैंक्स जो भी हैं अपना पैसा आरबीआई के पास रखवाते हैं तो आरबीआई उनको कितना इंटरेस्ट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट समझ में आ गई। तो ये जो रेपो रेट है, जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से अगर लोन दे रहा है,
तो 6.5% ही रखी गई है। देन कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, जो आम नागरिकों को झेलना पड़ता है, जैसे महंगाई, जैसे हम आम दरों में, आम शब्दों में समझते हैं ना, प्याज के दाम बढ़ गए हैं, आटे के दाम बढ़ गए हैं, शक्कर के दाम बढ़ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो सीपीआई इन्फ्लेशन 2025 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 4.5% प्रोजेक्ट किया गया है। ये प्रोजेक्टेड है कि इतना जा सकता है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को भी रिटेन रखा है, 7% ही रखा है 24-25 में। सो 24-25 में हम 7% रियल जीडीपी फोरकास्ट लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ भी आपके लिए दे दी हैं, सो दैट एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। रेपो रेट क्या है? रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, इंडिया के केस में कौन सा है? ये आरबीआई है, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो जब पैसे देंगे तो ऐसे मुफ्त में तो देंगे नहीं, कोई ना कोई रेट पे देंगे, है ना। रिवर्स रेपो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट जो आरबीआई पे करेगा कमर्शियल बैंक को जब वो अपनी एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई के पास रखवाएंगे, उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, और रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जो आप घर के आम हाउस होल्ड की चीजों पे जो महंगाई फील करते हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल ट्रेड वगैरह में जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड अगली न्यूज की तरफ मूव करते हैं। आरबीआई टू अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन आईएफएससी टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सो आरबीआई अलाउ कर सकता है ना। आरबीआई अभी फाइनल डिसीजन होना है, लेकिन एक तरफ आगे बढ़ चुके हैं, एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आरबीआई भी इस पे विचार कर रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो देश में आता है, अब वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स से जुड़े हुए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी हमारे ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड्स जो, या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं, वो खरीद सकें। अभी तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो किस चैनल के थ्रू परमिटेड थे इन्वेस्ट करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में? अभी तक वो सेबी के थ्रू आते थे। अगर वो सेबी पे रजिस्टर्ड हैं तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा हो गया है कि, मतलब हुआ नहीं है पर बात चल रही है कि आप आईएफएससी के थ्रू भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या होते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स? भाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको निकाला जाता है ताकि पैसा कलेक्ट किया जाए और वो अलग अलग कामों में लगाया जाता है, जैसे हाईवेज के लिए बॉन्ड्स निकाले जाते हैं, एक्सेट्रा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हो गए जिनसे जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो ग्रीन इनिशिएटिव्स या ग्रीन एक्सक्यूज मी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, ठीक है। वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। सो ये एक न्यूज रही है कि अभी तक सेबी से जो रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो पैसा लगा सकते थे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में। अब बात चल रही है आईएफएससी के थ्रू भी। सो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू सरकार ने जनवरी 2023 में करना शुरू किया था, क्योंकि यूनियन बजट 23 के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया गया था कि हम ग्रीन बॉन्ड्स भी लाएंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। सो एक्सक्लूसिवली ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ये इशू किए जाते हैं जो एनवायरमेंट या क्लाइमेट को बेनिफिट करते हों। गॉट इट जी? चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। 15 सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड्स 2024 दिए गए। 15th एडिशन था सीआईडीसी। सीआईडीसी मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के 15th विश्वकर्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024 दिए गए, और उसके अंदर एसजेवीएन को 2 अवार्ड्स मिले हैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सीएसआर या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कॉर्पोरेट्स की यानी कंपनीज की सोसाइटी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कुछ उनके लिए बदले में जो कर रहे हैं, आप स्कूल खुलवा रहे हो, हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी भी तरह से समाज के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो उसको सीएसआर में काउंट किया जाता है, ठीक है। सो सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड एसजेवीएन लिमिटेड को मिले, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, ओके। और 2 अवार्ड्स इनको अपनी सीएसआर इनिशिएटिव के लिए मिले हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? पहला अवार्ड कौन सा है? अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। और दूसरा अवार्ड कौन सा है? सीआईडीसी पार्टनर इन प्रोग्रेस ट्रॉफी। सो ये जो एसजेवीएन है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, मिनी रत्न है, और अपने सीएसआर इनिशिएटिव्स के चलते इसको मिला है। हिमाचल की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जॉइंट वेंचर था जब ये शुरू हुई थी। सो एसजेवीएन लिमिटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है,
और शेड्यूल ए में आती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में फंक्शनल है। 1988 में इनकॉर्पोरेशन में आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जॉइंट वेंचर से। ठीक है, अब कई बार आप लोग पूछते हो मैम ये मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनीज क्या हैं। ऑफ कोर्स हम कोर्स में तो पढ़ चुके हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ भी मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे देती हूँ। देखिए, अभी हम मिनी रत्न की बात कर रहे हैं, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर कंपनीज उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती हैं तो वो मिनी रत्न के स्टेटस को लगा सकती हैं अपने आगे। सो ऐसी सीपीएससीज यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो सरकार के अंडर में है, जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग की हो, ठीक है, घाटे में नहीं जानी चाहिए। प्री टैक्स प्रॉफिट यानी टैक्स डिडक्शन के पहले का उनका प्रॉफिट 30 करोड़ या ज्यादा का होना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इयर्स में। जो 3 साल उन्होंने प्रॉफिट किया है उनमें से कोई सा भी एक साल ऐसा होना चाहिए जब टैक्स डिडक्शन से पहले 30 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने अपने नाम रखा हो। एंड हैव अ पॉजिटिव नेट वर्थ, और नेट वर्थ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी जो वैल्यूएशन है, टोटल नेटवर्थ है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हो नवरत्न 1 कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलो न्यूज समझ में आ गई ये वाली। अगली न्यूज पे चलेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट्स अनअर्थ लेड कॉइन होर्ड फ्रॉम इक्ष्वाकु पीरियड। वो बोलते हैं ना कि धरती, मुझे सपना आया है धरती खोदो और नीचे से अशरफियां सिक्के मिलेंगे। तो इसी तरह से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एक पूरा घड़ा, एक पूरा मटका भरा हुआ मिला है, किसका? कॉइन्स का। और ये जो कॉइन्स हैं इनकी जब स्टडी की गई तो इक्ष्वाकु जो आंध्रा साइड के इक्ष्वाकु हैं उनके ये कॉइन्स हैं। सो आर्कियोलॉजी ने अनअर्थ किया है लेड के कॉइन्स। किस चीज के बने हुए कॉइन्स हैं ये? लेड के बने हुए कॉइन्स हैं इक्ष्वाकु पीरियड के। और ये कहाँ खुदाई में निकले हैं? पानीगिरी, जो कि सूर्यापेट तेलंगाना के अंदर आज पड़ता है, बुद्धिस्ट ये साइट है पानीगिरी, राइट। सो और तो क्या है, फणीगिरी है, इसको पानीगिरी क्यों बोल रही हूँ मैं, फणीगिरी। सो फणीगिरी जो साइट है बुद्धिस्ट साइट है और बहुत पॉपुलर साइट है। यहाँ से जो भी कुछ चीजें निकली हैं दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम्स में गई हैं। सो इट इज अ वेरी पॉपुलर साइट, फणीगिरी बुद्धिस्ट साइट इन सूर्यापेट और प्रेजेंटली तेलंगाना के अंदर। यहां तक समझ में आई? ये जो पूरा एक्सकेवेशन का काम था इसको लीड कर रहे थे एन सागर, और 3730 लेड कॉइन्स स्पॉट के अंदर मिले हैं, 3730। और उनपे एक तरफ एलिफेंट का सिंबल है, एक तरफ उज्जैन का सिंबल बना हुआ है। ये इस तरह के बहुत सारे सिक्के, 3730 टू बी प्रिसाइज। इक्ष्वाकु पीरियड के ये कॉइन्स हैं जो कि 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी कॉमन एरा सीई के टाइम का डेटेड है। इक्ष्वाकु पीरियड के बारे में देख लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश या इक्ष्वाकु डायनेस्टी ये ईस्टर्न कृष्णा रिवर साइड में रूल करती थी। कृष्णा नदी तो रफली यहाँ पे इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल किया करती थी, और इनकी कैपिटल थी विजयपुरी, जिसको आज अगर हम देखेंगे नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर में आती है। ठीक है, इनको आंध्रा इक्ष्वाकुज या इक्ष्वाकुज ऑफ विजयपुरी भी कहा जाता था, राइट। और वैसे ये शिव भक्त थे, शेवाइट्स थे ये, लेकिन बुद्धिज्म को भी इनके समय में बहुत बढ़ावा मिला और बहुत फ्लरिश हुआ। काफी सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स यहाँ के राजाओं ने, महारानियों ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ओके, सो उसी समय के सिक्के यहाँ पे खुदाई में मिले हैं। देन लास्ट पीस ऑफ न्यूज हम लेंगे, यस, इसके बाद सेशन खत्म करेंगे। रिविजन क्वेश्चंस लेंगे, आज वाले भी और पिछले कुछ दिनों के भी। सो तेलुगु's फर्स्ट न्यूज एंकर ऑन दूरदर्शन शांति स्वरूप जी हैज पास्ड अवे। दूरदर्शन के ऊपर तेलुगु में न्यूज पढ़ने वाले पहले व्यक्ति शांति स्वरूप जी, अब इनका निधन हो चुका है। सो ये एक 1 लाइनर न्यूज है, याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करें रिवीजन क्वेश्चंस के साथ में। और मैं बहुत टाइम से आपको कोर्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसी वर्बल बता देती हूँ। जिन बच्चों को एसएससी जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी तरह से पढ़ाए जाने के लिए, तो योर सर्च कैन एंड ऑन परचम ऐप। आप जाकर के एसएससी जीए का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट एक साथ उस कोर्स में भी मिल जाएंगे, अलग अलग इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो, जैसे स्टैटिक जीके का अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग। बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। एंड मैंने जो अपना स्टैटिक जीके कोर्स में चला रही हूँ उसके अंदर निमोनिक्स भी दे रही हूँ। मेरा कोर्स बस सबसे थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज अ लॉट मेनी टॉपिक्स आर देयर। फिर भी आपका बिफोर योर सीपीओ एग्जामिनेशन जो आपके 9th मई से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले मैं उसको वाइंड अप कर दूंगी। दिस इज माई अटमोस्ट कमिटमेंट टू यू। तो आप चाहें तो वो चेकआउट कर लीजिए। डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें आप
चाहें तो हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हैं। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। पहला क्वेश्चन आंसर कीजिएगा लाइव चैट में। Who was the first news anchor on Telugu Doordarshan who passed away recently? ये तो बिल्कुल लास्ट न्यूज हमने पढ़ी थी। सो फर्स्ट न्यूज एंकर ऑन तेलुगु दूरदर्शन जिनका अब निधन हो गया है, शांति स्वरूप जी। ओके, अगला। Who was awarded CIDC Partner in Progress Trophy at 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड? CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स मिले 15th एडिशन, उसमें CIDC Partner in Progress Trophy कौन सी कंपनी ने या CPSE ने अपने नाम की है? SJVN। What is the primary objective of कोटि गीता लेखन यज्ञ? यज्ञ, उसको यज्ञ भी कहा जाता है या इनिशिएटिव। सो कोटि गीता लेखन यज्ञ जो है, ये पूरा इनिशिएटिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है गीता बहुत ज्यादा सर्क्यूलेट हो, घर घर तक पहुंचे। सो टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ भगवत गीता टू डिवोटीज। क्यों? क्योंकि आप पहले ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो गीता को, और उसमें से फिर आप सारे श्लोक देख करके लिख सकते हो। सो गीता खरीदेंगे लोग, गीता घर घर तक पहुंचेगी। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024? अभी जो रियल जीडीपी प्रोजेक्शंस भी हैं और जो चल रही है अभी प्रोजेक्शन के हिसाब से, सो करंट रेट ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2024 की क्या है जी? क्या है? 7%। और इसी को मेंटेन रखा गया आगे के फोरकास्ट के लिए भी कि इतनी ही होगी। प्रीवियस डेज के कुछ देखते हैं। विच पोर्ट इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? सबसे ज्यादा कौन सा भारत का बंदरगाह है जिसने माल ढुलाई सबसे अधिक की है 2023-24 के अंदर? आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट, ओडिशा के अंदर है ये। Who recently became the first wicket keeper to complete 300 dismissals in T20 cricket? T20 क्रिकेट में 300 डिसमिसल्स करने वाले, यानी विकेट के पीछे से स्टंप करने वाले ना, विकेट को डिसमिस करने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं 300 डिसमिसल्स के साथ? MS धोनी बन गए हैं। Who has assumed charge as the president of industry chamber एसोचैम? एसोचैम जो है, इसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे किसने काम संभाला है? चैंप। चैंप कौन थे? नायक। नायक से नायर, संजय नायर इज द आंसर। मैंने हिंट दिया था आपको। विच स्टेट इमर्ज्ड एज द चैंपियन इन बोथ मेन एंड विमेन सेक्शन इन 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप? 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई, उसमें मेन विमेन कैटेगरी में कौन सी टीम है जो जीती है? महाराष्ट्र जीती है, बिल्कुल सही है। This is your question of the day. To which historical period do the coins unearthed at Fanigiri Buddhist site belong? इस साइट में से जो लेड के कॉइन्स मिले हैं हजारों की संख्या में, वो कौन से हिस्टोरिकल पीरियड को बिलोंग करते हैं? ठीक है, राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और सेशन हो चुका है ओवर। आज सैटरडे था, कल आपका डेली सीए नहीं आएगा संडे को, क्योंकि नहीं आता। संडे को आपके 2 सेशन, रादर इस बार 3 सेशन आएंगे। एक आपका वीकली रिवीजन आएगा, पायल मैम लेंगी। एक आपका मंथली करंट अफेयर का 1 सेक्शन आएगा जो संदीप सर लेंगे। एक आपका बैंकिंग करंट अफेयर का पूरा वीकली सेशन आएगा जो आफरीन मैम लेंगी। ये 3 सेशन आपके कल आने वाले। ठीक है जी, चलिए जाते जाते, आज ज्यादा नहीं बोलूंगी, खांसी ट्रिगर हो रखी है। हम कितना किस चीज से लर्न करते हैं? थियोरी से पढ़ते हैं, लर्न करते हैं हम, पर वो अगर हम एप्लीकेशन के सेंस में देखें, लाइफ लर्निंग के सेंस में देखें तो थोड़ा ही रहता है, राइट? कहाँ काम आ रही है ट्रिग्नोमेट्री? अनलेस आप उस फील्ड में हो, वरना काम नहीं आ रही है ना। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, कुछ चीज हम हाथ से करते हैं, राइट? इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, सो बाय प्रैक्टिस वी लर्न अ लिटिल मोर, बट द थिंग फ्रॉम विच वी लर्न द मोस्ट इज फ्रॉम मिस्टेक्स। अब यहाँ पे ना मुझे एक बहुत, सिंस माई डॉटर इज यंग राइट नाउ, अभी वो 7.5 years की है, स्कूल जाती है, गलतियां होती हैं, घर पे भी होती हैं, और हमारी एक टेंडेंसी होती है कि अरे गलती कैसे कर दी। वाई? बिकॉज ये सेम कोडिंग हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से भी आ रखी होती है। नॉट टू ब्लेम देम, बट दिस इज हाउ द ट्रेंड इज। स्कूल में जब आप कोई गलती कर देते हो, टीचर सारी क्लास के सामने खड़ा करके आपको पनिश करती है, आपकी अनइंटेंडेड मिस्टेक के लिए भी, राइट? आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आई, आपसे अनइंटेंडेड मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग ठीक नहीं आई, आपने कुछ गलती से बोल दिया, आपको सबके सामने ह्यूमिलिएट किया जाता था, राइट? आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है, आपने कुछ गलत बोल दिया एंड देन पीपल मॉक यू। इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये इनग्रेन हो गई है चीज कि मिस्टेक्स आर नॉट गुड टू बी मेड। गलती करना ठीक नहीं है।
जबकि अगर आप इन एक्चुअलिटी देखो, हाँ कोई गलती को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है, लेकिन गलतियां कब होती हैं? जब आप कुछ नया कर रहे होते हो। ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी भी गलती ऐसी चीजों में नहीं होगी जो काम आपने 10 बार कर रखा होगा, फिर तो आप रेगुलरली कर लेते हो। गलती होगी जब आप कुछ नया कर रहे होगे। मिस्टेक से भाग रहे हो मतलब कुछ नया करने से भाग रहे हो। सो नेवर शाई अवे फ्रॉम मिस्टेक्स। इट इज ओके टू एयर, टू एयर इज ह्यूमन, but do not repeat the same mistake 10 times. Make 10 new mistakes, that is okay. राइट? जितनी मिस्टेक कर रहे हो, ये एक प्रूफ है दैट यू आर एक्सप्लोरिंग 10 न्यू थिंग्स, यू आर ट्राइंग 10 न्यू थिंग्स। और करोगे, सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो ही तो गलतियां करोगे ना। सो गलती करो, रिपीट मत करो। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। अब हम कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे दिन में 12 बजे फॉर डेली सीए सेशन। टेक केयर, बाय बाय।